तिलक तो परंपरा की रीत है, पुष्प गुच्छ और तिलक तो परंपरा की रीत है। सचमुच में हम जो देना चाहते वो तो दिल की सच्ची प्रीत है, दिल की सच्ची प्रीत है। तो ऐसे हमारे उपस्थित सम्माननीय अतिथियों का तहे दिल से सुस्वागतम, अभिनंदन अभिनंदन। मैं आदरणीय सविता दीदी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी आए, मंच पे स्थान ग्रहण करें। यह 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर कर लो श्वास मुट्ठी में, क्योंकि कहा जाता है हर एक व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वास्थ्य शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है और स्वास्थ्य ही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति भी है। स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन भी माना गया और स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तभी हम सारी सुख सुविधा का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं संसार में हर समय उपलब्ध है सबसे बड़ी दवा हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि और सबसे बड़ा हथियार धैर्य और साथ ही सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है। और आनंद की बात यह है कि ये सब बिल्कुल निःशुल्क है और तो क्यों ना आज से हम इन सब का उपयोग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो इसी विषय पर यह 3 दिवसीय शिविर रखा गया है, जिसके इस उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय भ्राता डॉक्टर दिलीप डलगी जी, जो हम सबके बीच में भोपाल से पधारे हैं यह 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर कराने के लिए। साथ ही रतलाम से ही डॉक्टर हरीश चंद्र खंडेलवाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ ही हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कोठारी अभी डायबिटीज़ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो हम सबके बीच पधारे हैं। और साथ ही हम सबके बीच में इंदौर से हमारी परम आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच में इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर करते हैं, क्योंकि दीप प्रज्वलन हर कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से उसकी एक शुरुआत होती है और परमात्मा का आह्वान होता है। तो हम सभी इस कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करेंगे। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है इसके साथ वरिष्ठ एक राजयोग शिक्षिका हैं और आप विगत 40 वर्षों से इस संस्था में समर्पित होकर अपने ईश्वरीय सेवाएं देते आ रहे हैं। आप 1982 में इस संस्था के संपर्क में आए, तब आप एक शासकीय स्कूल की शिक्षिका थी। संस्था के द्वारा दिए जाने वाले
तार्किक ज्ञान ने आपको इतना प्रभावित किया कि आपने अपना समूचा जीवन विश्व सेवा में समर्पित कर दिया। आप विगत 40 वर्षों से समर्पित होकर विश्व कल्याण के कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। आपकी विश्व सेवा की भावना तथा ऊर्जा को देखते हुए कई सेवा केंद्र खोलने का श्रेय आपको मिला है। मीडिया विंग के चेयरपर्सन रहे श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में रहकर आपने मीडिया विंग की सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप मीडिया विंग के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आपने अपने वक्तव्य द्वारा अनेक आत्माओं के जीवन को आलोकित किया। आप सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। वर्तमान समय इंदौर जोन के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में ओम शांति भवन में रहकर अपनी विशेष सेवाएं देते आ रहे हैं। आप संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी परम आदरणीय दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के बारे में हम सबको बताएंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज हमारे इस रतलाम शहर के लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर करुण स्वास्थ्य मुट्ठी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। क्योंकि इंसान के पास में चाहे कितनी भी करोड़ों की धन संपत्ति हो, लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो किसी भी सुख का आनंद जीवन में नहीं ले सकता है। तो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी जीवन की है, वो उसका स्वास्थ्य है। और आज के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य के सामने नई नई चुनौतियाँ, नए नए चिंता फिकर, कई ऐसी बातें होती जो छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति आज चिंता में है, तनाव में है। और इसके कारण हर एक को कुछ न कुछ बीमारी अवश्य है। और उन्हीं बीमारी के पीछे वह अपना धन भी लगा देता, समय भी लगा देता और एनर्जी भी लगा देता। और एक दिन करते करते इतना सुंदर भगवान ने जो अमूल्य जीवन दिया है, वो जीवन हमारा समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में बहुत बहुत ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना। एक बीमारी हो गई और हमने इलाज किया तो इलाज तो कर लिया, लेकिन कई शरीर के अंग परमानेंट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जीवन शैली हम अपनाएं जिससे बीमारी हो ही नहीं। तो दुनिया के अंदर में बहुत डॉक्टर बढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, लेकिन बीमारियां भी बढ़ रही। और वो सारे डॉक्टर शरीर का इलाज तो कर लेते, लेकिन इस समय जो ज़रूरत है, बीमारी का जो कारण, मूल कारण है, वो हमारे अंदर है। हमारे मन के अंदर ही बीमारियों का कारण छिपा हुआ है। तनाव और चिंता के कारण ही ज़्यादातर 80% 90% बीमारियां होती हैं। तो वास्तव में आज आपको जो हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, दिलीप नलगे जी, बहुत बहुत अनुभवी ट्रेनर भी हैं, काउंसलर भी हैं, चिकित्सक भी हैं और लंबे काल का आपको अनुभव है। क्योंकि हम सब तो स्वास्थ्य के एक पहलू को देखते हैं, केवल शरीर में बीमारी हो गई उसको हम डॉक्टर के पास जाकर इलाज करा लें, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और सबसे बड़ा पहलू आध्यात्मिक स्वास्थ्य।
जब चारों प्रकार से हम स्वस्थ होंगे तब हम संपूर्ण स्वस्थ कहलाएंगे। तो हमारे डॉक्टर साहब आपको ऐसी जीवन शैली बताएंगे, मन में क्या सोचना है, क्या दिनचर्या हो, क्या आहार हो, क्या विहार हो, ताकि हमको बीमारी हो ही नहीं, कम से कम बीमारी हो और शरीर भी स्वस्थ रहे और शरीर के साथ साथ मन भी हमारा स्वस्थ रहे। तो वो टिप्स आपको इन 3 दिनों के अंतर्गत बताएंगे। तो आप सभी भाई बहनें समय पर आएंगे और पूरे 3 दिन तक आप अटेंड करेंगे, तब आपको इसके आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती, और साथ में आज के इस कार्यक्रम में आए हमारे डॉक्टर प्रदीप कोठारी जी, खंडेलवाल जी और आप सभी भाई बहनों का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब इस 3 दिन के शिविर के बाद बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ होकर के जाएंगे और अपने आसपास घर परिवार सबका वातावरण खुशहाल बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पहुँचाएंगे। हरीशचंद्र जी खंडेलवाल उपस्थित हैं। आप MBBS आपने वर्ष 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है और UPSC में चयन के बाद रेलवे में आपने 24 वर्षों तक स्वास्थ्य सेवाएं दी। इसी कार्यकाल के दौरान आपने MD मेडिसिन MDM मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया और आप सतत रतलाम में कार्यरत रहे तथा सेवानिवृत्त होने के पश्चात आप प्राइवेट में आपने प्रैक्टिस किया तथा आप हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे, क्योंकि कोरोना काल में आपने बहुत अच्छी घर घर जाकर एक प्रेरणा स्रोत, जो डॉक्टर जिनको हम भगवान की संज्ञा देते हैं, ऐसी आपने बहुत निस्वार्थ भावना से उस समय सेवाएं की। तो मैं आदरणीय डॉक्टर हरीशचंद्र खंडेलवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप हमको अपनी शुभकामनाएं दें। राधा खंडेलवाल जी। सर्वप्रथम मैं दीदी का धन्यवाद अदा करूँगा कि बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ जो मेरा महिमा मंडन किया। मैं इस लायक नहीं हूँ। एक अटूट सच्चाई यह है कि आपके शरीर में भगवान ने ऑटो रिपेयर प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन हम सब में विश्वास की इतनी कमी है कि हम बीमार होते ही तुरंत चिकित्सक या दवाइयों का ज़्यादा वर्ण करते हैं, जबकि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि साहब अगर आप थोड़ा सा आहार, व्यवहार और विचार इन पे ध्यान दें तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जो हैं वो सब आपके आचार, विचार और व्यवहार से ही होती है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, ये अलग चीज़ है, लेकिन 80% बीमारियां हमारी नॉन कम्युनिकेबल हैं जो हमारे खान पान और विचार से होती हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि एक तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा ऑटो रिपेयर प्रोसेस काम करेगा। दूसरा, हम हर चीज़ में पूर्ण सच्चाई से चीज़ करें। होता है मैं जो बोल रहा हूँ ये आप सुन रहे हैं, लेकिन जो मैं मन में सोच रहा हूँ वो परमात्मा सुन रहा है। परमात्मा सिर्फ एक ही भाषा जानता है, वो है वाइब्रेशंस। वो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु या इटालियन या यूरोपियन किसी भाषा का मोहताज नहीं है। वो सिर्फ आपके मन की वाइब्रेशन को कैच करता है और वो रिसीवर ऐसा है कि जो कैच करता है उसी हिसाब से आपको वापस से देता है। तो आप अच्छी चीज़ें कैच करने के लिए मन से अच्छा सोचना शुरू कर दें तो आपको आशातीत परिणाम जो भी आप कर रहे हैं उसमें मिलेंगे। दूसरा, आहार जितना हो सके प्राकृतिक आहार की ओर जाना चाहिए। इस वाणिज्यिक दुनिया में अब हम सब एक दूसरे को टोपी पहनाने में मशगूल हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर ने जिसने ये गाड़ी बनाई है उसको ये मालूम है कि हम क्या पचा सकते हैं, और वो जो उपलब्ध है उसको मूल रूप में अगर आप खाएंगे तो कम से कम बीमार पड़ेंगे।
लेकिन अब क्या होता है कि हमारे सब पे ऐसा हो गया, मैं सब्जी खरीदने जाऊँगा, मैं फूल गोभी कौन सी खरीदूँगा जो सबसे सुंदर हो, सफ़ेद हो। मैं उल्टा बोलता हूँ कि जिसमें कीड़ा लगा हुआ है आप वो सब्जी लाइए, धोइए और खाइए। वो कीड़ा ये बता रहा है मैं जिंदा हूँ तो तू जिंदा रहेगा, अगर मैं ही जिंदा नहीं बचा हूँ तो तेरी तो कोई गारंटी नहीं। तो ये एक मूल आपको चीज़ों को समझना, इस भौतिकवादी युग में कॉमर्शियल काम इतना हो चुका है कि हम सुंदरता और प्रोडक्शन इन पे चले गए। दूसरा, पानी का व्यापार, ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ हो चुकी है भारत। आधी से ज़्यादा बीमारियों का स्रोत प्लास्टिक की बोतलें और पानी का व्यापार है, लेकिन वो आप और मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि अरबों रुपए का प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल कण बन के आते हैं वो उन समृद्धशाली देशों से हैं, उनकी पॉलिसीज़ को कोई जल्दी से बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इस हॉल में बैठे हुए सब लोग अगर ये प्रण कर लें कि अपने जीवन में, अपने परिवार में हम इन चीज़ों से मुक्त रखेंगे तो बहुत सारी एंडोक्राइन डिजीज़ से आप बच पाएंगे। आज घर घर में, गांव-गांव में जो बीमारियां जब मैं पढ़ता था तो गांव में होती ही नहीं थी, डायबिटीज देखने में नहीं आती थी, थायराइड की बीमारी 10 में से 1 को मिलती थी, अब 4 में से 1 को ये बीमारियां हो रही हैं। और मूल कारण हमारे खान पान में खराबी की वजह से। दूसरा, हम इतने आराम पसंद हो गए, मोबाइल ने हमारी सारी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया कि हम पैदल चलना कम से कम कर चुके हैं। हर व्यक्ति को जीवन में 40 मिनट रोज पैदल चलने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत आवश्यक नहीं हम बाहर में, आप घर में ही चलिए, बुजुर्ग जितने भी हैं, सुरक्षा पहली चीज़ है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो शरीर के हर कोने में आपका खून का परिवहन होगा और बहुत सारी बीमारियां वहाँ से निकल जाएंगी। तो आचार विचार और इसके बाद एक्सरसाइज में सिंपल एक्सरसाइज है वॉकिंग। बहुत हमें कोई जंपिंग या ऐसी कोई एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है, सिंपल वॉकिंग ही आपको सेहतमंद बना सकती है। इन सब पर भी विस्तार से आपको डॉक्टर साहब बताएंगे ही। तो आप 3 दिन तक इस शिविर में आएँ, लाभ लें और ये शिविर बहुत अच्छी तरह से काम करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और सबका स्वास्थ्य बढ़े, यही मेरी शुभकामना। ओम शांति। एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया आपने, कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में। एक बहुत कठिन चीज जिसके बारे में उन्होंने सोचा, कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में। एक किसी कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ पे मैंने किस्सा सुना कि किसी ने 100 रुपये का नोट रखा और एक केला रखा बंदर के सामने कि अब बंदर क्या उठाएगा। तो नेचुरली बंदर ने केला उठा लिया, केला ही उठाएगा बंदर। तो उन्होंने कहा कि अगर बंदर को ये ज्ञान होता कि 100 रुपये में बहुत सारे केले आ जाएंगे तो 100 रुपये उठा लेते। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है कि एक तरफ हमारे पास स्वास्थ्य रखा हुआ है और एक तरफ दुनिया भर की धन दौलत लगी रखे हैं। तो हम धन दौलत उठाने के चक्कर में रहते, स्वास्थ्य की तरफ नहीं देखते हैं। अगर हम ये को ये मालूम पड़ जाए कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो कितने धन दौलत कमा लेंगे, अपार धन दौलत कमा लेंगे, लेकिन हमारा ध्यान धन दौलत की तरफ भी जाता है, स्वास्थ्य को हम निग्लेक्ट करते जाते हैं। कर लेंगे, अरे घूमना क्या है, कल से जाएंगे, अभी तो आज सर्दी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, आज ये है, आज वो है ना। दुकान भले सुबह 5 बजे भी ग्राहक का फोन आ जाएगा तो जाके खोल के उसको सामान दे देंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह करते हैं। तो ऐसे अच्छे शिविर के लिए मैं सारे प्रजापति ब्रह्म के जितने भी पदाधिकारी सदस्यगण सबको बधाई देता हूँ। आज के इस शिविर में मेरे साथ मेरे सहयोगी और मेरे मित्र और मेरे को गाइड करने वाले डॉक्टर हरीश भाई कनेरवाल साहब और
भोपाल से पधारे डॉक्टर दिलीप भाई, दोनों बहनें जो इस केंद्र को चलाती है, सविता बहन और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। दिलीप भाई और मैं बैठे हुए थे तो बहुत सारी ऐसी बात कर रहे थे। तो आज का जो दौर है वो बहुत कठिन दौर है ना। हम देखते हैं सब चीज़ें बिगड़ी हुई है ना। हमारे लोकल भाषा में अपन कहते हैं कि सारे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है ना। हर आदमी परेशान है, कोई भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा, सबके साथ कुछ ना कुछ है ना। अखबार उठाओ तो मतलब कल के या परसों के पेपर में मैंने जो पढ़ा तो मैं एक ही आदमी ने अपने परिवार के 9 लोगों को मार डाला, माँ, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जो सबको मार डाला, कोई भी फांसी लगा। और ये तो एक साधारण चीज़ है, अपन देखते हैं कि बस जहाँ उठाओ तो एक कार एक्सीडेंट में 7 मर गए, इसमें ये मर गए, कुछ सब नेगेटिव खबरें आती है। स्वास्थ्य ऐसी चीज़ें पहले हम लोग कहते थे, हमको पढ़ाते थे, एब्सेंस ऑफ डिसीज इज हेल्थ, है ना। अगर आपका पास स्वास्थ्य नहीं है तो ये बीमारी है ना। लेकिन आज उसकी जो डेफिनेशन बहुत बदल गई है। हम कहते हैं आजकल की स्वास्थ्य जो है शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है और आध्यात्मिक भी है। सब चीज़ें अगर आपकी है, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, पैसे से भी मजबूत हो, दिमाग से भी ठंडे हो, तब आप स्वस्थ है ना। तो ये जो स्वास्थ्य का जो कंपोजिट मतलब जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, तो ये दिलीप भाई आपको ट्रेन करेंगे। दिलीप भाई बहुत अच्छे, जो इनके बारे में मैंने पढ़ा तो एक अच्छी फीलिंग हुई मुझे। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब जो अपन देखते हैं, वो एक अच्छे, न सिर्फ एक अच्छे लेखक थे, अच्छे कवि थे, बल्कि बड़े अच्छे संगीतज्ञ भी थे, बड़े अच्छे पेंटर भी थे, बड़े अच्छे इंसान थे। ऐसे ही हमारे दिलीप भाई है, न सिर्फ एक अच्छे चिकित्सक है, अच्छे वो ट्रेनर भी है, मोटिवेशनल ट्रेनर है, और गाते भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल कलाकारों के साथ भी, संगीत के जो जुड़े लोग हैं उनके साथ गाया भी है उन्होंने, ध्यान और आध्यात्म से जुड़े हैं। तो ये सब आपको जो कंपोजिट 3 दिन के लिए जो ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए वो बहुत प्रॉपर, मेरे तो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इतने अच्छे इंसान है। और बातें करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो आप जब आप करेंगे तभी महसूस होगा। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए, और मेरे को जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद से तो आप संख्या में काफ़ी कम है, लेकिन आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए, उनको जोड़िए, और योग और स्वास्थ्य इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसका फ़ायदा उठाइए। मैं सविता बहन को उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रजापति ब्रह्म कुमारी से जोड़े सभी लोगों को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे तो कर ही रहे हैं, है ना। उनका पूरा मोशन, पूरा का पूरा मोटिवेशन ही यही है, पूरा का पूरा उद्देश्य यही है कि समाज में अच्छी अच्छी चीज़ें को फैलाना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। से आयुर्वेद में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, तत्पश्चात आपने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से एमडी किया। आपने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा हासिल किया है। आप शासकीय आयुर्वेद कॉलेज इंदौर मध्य प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। इंदौर के खुशनुमा जिंदगी हेल्थ काउंसलिंग सेंटर के आप पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। वर्तमान समय आप आरडी मेमोरियल पीजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं एवं कई भाषाओं में पारंगत हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती एवं संस्कृत। आपने कई विषयों पर प्रेरणादायी उद्बोधन भी दिए हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ इज वेल्थ, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग,
healthy lifestyle, easy meditation for busy people, science of meditation, disease-free society. आपने आयुर्वेद मेडिटेशन एवं हेल्थ संबंधित कई प्रोग्राम विभिन्न टीवी चैनल्स पर भी किए हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज तथा अनेक रोगियों को आसक्ति परिणाम प्राप्त हुए हैं। आपको आयुर्वेद, मानसिक स्वास्थ्य एवं राज्यों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर अतिथि वक्ता नियमित आमंत्रित किया जाता है। आप एक उच्च कोटि के गायक भी हैं एवं आपने अनगिनत गीत भी गाए हैं। आपके गीतों की 12 ऑडियो सीडी भी लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। आपने प्रसिद्ध बॉलीवुड गायकों जैसे साधना सरगम, मोहम्मद अजीज आदि के साथ भी आपने गीत गाए हैं। आप समस्त भारत में अपने प्रोग्राम कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी के लिए आप प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे सुप्रसिद्ध स्वास्थ्य प्रशिक्षक एवं चिकित्सक आदरणीय भ्राता दिलीप नलगी जी हम सब के बीच पधारे हैं। तो आपके लिए हम कुछ शब्दों में यही कहेंगे कि दिल के खूबसूरत हैं आप, दिल के खूबसूरत हैं आप, मन से सच्ची मूरत हैं आप। आपकी तारीफ क्या करें हम, आपकी तारीफ क्या करें हम, इस कार्यक्रम की सूरत हैं आप, इस कार्यक्रम की सूरत हैं आप। तो ऐसे आदरणीय भ्राता दिलीप नलगी जी। तो पूर्ण समय इस विषय के लिए निकाला और आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर पाऊँ। वैसे तो ये विषय बड़ा है, लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सार है, जो एक्सट्रैक्ट है, वैसे कुछ चीज़ें तो डॉक्टर साहब ने आपको बताई बहुत सारगर्भित रूप में, लेकिन उसको और थोड़ा अच्छे रीति से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बात की जा रही है कि भाई स्वास्थ्य को मुट्ठी में करना है, और इसमें जैसे विषय रखा गया है स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि। क्योंकि अगर हम किसी को भी पूछते हैं कि भाई आप क्या चाहते हो जीवन में, है ना, किसी को भी हम पूछते हैं, तो वो अगर जो भी आंसर्स देते हैं वो सारे आंसर्स का अगर हम सार निकालें तो ये 3 चीजें सामने आती है: हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि। जो भी हमारी प्रवृत्तियां हो रही है जीवन में, वो सब इसी के लिए हो रही है। हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं और हम खुश भी रहना चाहते हैं। वैसे तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता नहीं है। जहाँ पे वेल्थ है वहाँ पे हेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। जहाँ पे हेल्थ है वहाँ पे वेल्थ नहीं है। जहाँ पे हैप्पीनेस है वहाँ, मतलब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिलना ये बड़ा आजकल के समय में मुश्किल देखा जाता है। तो इसीलिए अब ये तीनों को कैसे साथ में लेकर चलना है, अगर नहीं है तो कैसे उसको प्राप्त करना है। केवल प्रिवेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे डिसीजेस ठीक भी हो जाते हैं, और वो कैसे हो जाते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं समझता हूँ आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, तो एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाए सब अपने स्थान पे। अब हम थोड़ा सा कुछ म्यूजिकल, थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? तो म्यूजिकल डांस करेंगे। कोई भी एक गीत बजा दीजिए थोड़ा उमंग उत्साह वाला। सभी साथ साथ करेंगे, जैसे मैं करूंगा ऐसे। कोई भी हैप्पी मोड वाला बजा दीजिए। चलिए एक बार स्ट्रेच करते हैं पूरे बॉडी को, दोनों पैर पास में।
पोजीशन है, इस पोजीशन में जितनी देर तक आप टिक सकते हैं तो उतना आपको उसका बेनिफिट मिलता है ना, जिस पोजीशन में हम गए थे। अच्छा अच्छा, ये गीत शुरू हो गया। बहुत अच्छा, अभी थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन आ गया हाथ पैरों में, अभी बैठ जाए। तो आज के सत्र को हम शुरू कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ा सा डांस किया, एक्सरसाइज हो गया। अभी हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। सीट स्ट्रेट। जैसे जैसे मैं आपको बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप अनुभव करते जाएं। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों पैरों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करेंगे। महसूस करें दोनों पैरों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों घुटनों पर एकाग्र करें। दोनों घुटने, घुटनों के नीचे दोनों पैर पंजों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को कमर के मसल्स पे एकाग्र करें। कमर के मसल्स, कमर के नीचे दोनों पैर घुटनों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को पेट और पीठ के मसल्स पे केंद्रित करें। महसूस करें पेट और पीठ के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स।
अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों हाथों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। महसूस करें दोनों हाथों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों कंधों पर एकाग्र करें। दोनों कंधे, दोनों एल्बोज, दोनों हाथ, छाती के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को गर्दन और चेहरे के मसल्स पे केंद्रित करें। महसूस करें गर्दन और चेहरे के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें। महसूस करें भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चमकता हुआ शक्तिशाली सितारा हूँ। At point of light and might, at the center of the forehead, between two eyebrows. मैं सितारा इस शरीर से भिन्न शांत स्वरूप हूँ। अपने अंदर की शांति को महसूस करें। शांति के इस अनुभूति के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और जो गीत आपको सुनाई देगा उसके शब्दों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालय की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो अज्ञान अपना या तो अभिमान
उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालय की ओर ले चलो, अज्ञान के अंधेरों से। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की बात हम शुरू करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे हम अपने स्वास्थ्य को मुट्ठी में करना चाहते हैं। इसका अर्थ ही क्या हो गया? स्वास्थ्य में मुट्ठी में करना चाहते हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य मुट्ठी में नहीं है ना? तो उसको सब मुट्ठी में करना चाहते हैं। तो पहले तो हमें ये क्लियरली समझना होगा कि हम क्या मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जब हम शब्द उच्चारण करते हैं तो हमें ये तो समझ में आता है कि भाई हमारा शरीर ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि स्वास्थ्य माना केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने शारीरिक स्वास्थ्य ही आता है जब हम स्वास्थ्य का नाम लेते हैं। लेकिन ये शारीरिक स्वास्थ्य उसके साथ और जो पहलू जुड़े हुए हैं और उनका कनेक्शन इस शारीरिक स्वास्थ्य के साथ है, तो वो कैसे है? जैसे देखिए, हम जब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, अभी ये जो सभी ने बात कही ना, ये WHO की डेफिनेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। माना स्वास्थ्य माना केवल बीमारी का अभाव नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य माना मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से क्या ठीक हूँ, ये हमें चेक करना है। और ये चारों ही पहलू जब ठीक होंगे ना, तो हम संपूर्ण रीति से स्वस्थ रह पाएंगे। हमारा शरीर भी तभी ठीक रह पाएगा। नहीं तो अभी क्या होता है, थोड़ी थोड़ी कुछ बात हो जाती है और शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये सभी पहलू समझने होंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आप इस मोबाइल को देख पा रहे हैं, तो लगभग सभी बोलेंगे कि हाँ हम देख पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में आप इसका केवल सामने का हिस्सा देख पा रहे हैं। इसके पीछे से ये मोबाइल कैसा दिखता है, उसका ऊपर का पहलू कैसा है, नीचे का साइड व्यूज कैसे हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सेम केस जो है वो स्वास्थ्य के बारे में है। हमारे सामने कौन सा पहलू रहता है? शारीरिक स्वास्थ्य। लेकिन जो बाकी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अब देखो शारीरिक स्वास्थ्य की भी अगर हम बात करें ना, तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं ये हम कब कह सकते हैं? जब हमारे शरीर के अंदर जो सारे सिस्टम्स हैं, एक हमारे शरीर में ऐसा पंप है जो 24 घंटे पंपिंग का काम कर रहा है, वो कभी रेस्ट नहीं लेता है। हम लोग तो रेस्ट लेते हैं, सोते हैं ना 24 घंटे में, लेकिन हमारा ये जो पंप है जिसको हार्ट कहते हैं, ये 24 घंटे में कभी भी रेस्ट लेता है क्या? अगर इसने रेस्ट ली तो सदा के लिए रेस्ट हो जाएगी ना। तो इसीलिए ये हमारे शरीर के अंग कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं। हार्ट कंटिन्यूअसली पंपिंग करने का काम करता है। शरीर में एक ऐसा बड़ा फिल्टर बिठाया है भगवान ने जो 24 घंटे फिल्ट्रेशन का काम करता है। एक ऐसी डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन के लिए मशीन बिठा के रखी है जिसको हम लीवर कहते हैं। 24 घंटे वो अपना काम करता रहता है। तो हमारे शरीर के सारे सिस्टम हमारे लिए 24 घंटे काम करते हैं। तो शारीरिक रूप से हम कब अपने आप को फिट कह सकते हैं कि हमारे ये सारे ही सिस्टम सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हो, तो हम शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ किसको कहेंगे? कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो ठीक है, मतलब हम मेंटल हॉस्पिटल में नहीं है या किसी साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट नहीं चल रही है, माना हम मेंटली हेल्दी है। लेकिन क्या ये वास्तविकता है?
मेंटली हेल्दी किसको कहेंगे? साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उन्होंने अपना एक ये पब्लिश किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे मेंटल फैक्टर्स बढ़ रहे हैं लोगों में कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल में तब्दील हो जाएगी। और लोगों को इसका अवेयरनेस भी नहीं है ना, जिसको वो नॉर्मल समझते हैं, लेकिन वो बहुत हार्मफुल है मेंटल हेल्थ के लिए और हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी। उसमें सबसे पहले नंबर पे है चिंता। कहते हैं चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा व्यक्ति को पल पल जलाती रहती है। तो चिता से ज्यादा डेंजरस हो गई ना चिंता। लेकिन आजकल क्या समझते हैं, ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है। तो चिंता ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरी बड़ी बीमारी है गुस्सा। गुस्सा करना ये बीमारी है, ये मानसिक रूप से बीमार होने का लक्षण है। कई बार हम सोचते हैं कि बिना गुस्से के तो काम होते ही नहीं है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, गुस्सा करने से उसका दूसरे के ऊपर असर होता है नहीं होता है, लेकिन हमारे स्वयं के हेल्थ के ऊपर तो उसका असर होता है, खास करके हमारे हार्ट के ऊपर असर होता है। एक बार हमने गुस्सा किया तो उसका आगे जो केमिकल प्रोसेस शरीर में होता है वो अगले 72 आवर्स तक चलता रहता है। माना एक बार तीर निकल गया फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए तीर निकलने से पहले ही सोचो, है ना। इसलिए जो गुस्सा है ना उसको एंगर कहते हैं इंग्लिश में। तो हम कहते हैं कि एंगर इज वर्ड 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर के आगे डी लगा दो तो क्या बन जाता है? डेंजर। सो एंगर इज रियली डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तीसरा जो पहलू है, चिंता हो गया, गुस्सा हो गया। आप सभी लोगों को मेरा एक निवेदन है, आप नोटबुक और पेन जरूर लेके आना, क्योंकि आपको अभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में ये दिमाग से फिसल जाएगा। इसलिए इसको नोट जरूर करना, ठीक है। तीसरी जो चीज है वो है डर। आपको पता है कोरोना काल में कोरोना से कम लोग गए, कोरोना के डर की वजह से ज्यादा हार्ट अटैक हो गए लोगों को, हार्ट अटैक से चले गए। मेरे सामने का उदाहरण मैंने अपने रिलेटिव के बारे में जो देखा, 70 इयर्स की एज थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे, थोड़ी सी खांसी हो गई। उस समय कोरोना का माहौल था, बच्चों ने सोचा कि टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट किया, तब तक बिल्कुल ठीक थे, वो एकदम अच्छे थे। टेस्ट का रिपोर्ट आया उस समय, लेकिन वो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे कि माना कोरोना जिनका पॉजिटिव आता है तो उनको कोई भी अग्नि भी नहीं दे सकता है, घर वालों को भी लाश नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में अकेला रहना पड़ता है। मैंने ऐसा एक माहौल बन गया था उसका। तो उनका रिपोर्ट आया पॉजिटिव। शाम को रिपोर्ट उनको मिला कि पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। तब तक वो नॉर्मल थे। दूसरे दिन सुबह सुबह न्यूज मिली कि वो हार्ट अटैक हो गया और चले गए। तो कहते हैं ना कि जो डर गया सो, और डर के आगे क्या है? जीत है ना। तो इसीलिए डर को जीतना बहुत जरूरी है। आप अगर डर को जीतेंगे ना, ऐसे बहुत छोटे छोटे डर होते हैं। वैसे सबसे बड़ा डर तो मौत का डर होता है, लेकिन छोटे छोटे डर होते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हवा से डर लगता है। तो ये जो डर है ये क्या करते हैं पता है? हमें पीछे धकेलते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। हमारे ही डर, किसी को स्टेज में आके बोलने में डर लगता है तो वो बंदा कभी आता ही नहीं स्टेज पे ना, उस डर की वजह से वो काम वो करता ही नहीं है जिस चीज से डर लगता है। बल्कि हमें जिस चीज से डर लगता है ना उसको फेस करना चाहिए ना। फेस योर फियर्स। जिस चीज से डर लगता है कि करके देखते हैं क्या होता है, तो वो डर खत्म होने लगता है। और जितना आप उस डर से भागेंगे उतना वो डर जो है वो बढ़ता जाता है, उसका परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो चिंता हो गया, गुस्सा, डर। तीसरी जो चीज है वो है भावुक और नाजुक स्वभाव।
सेंसिटिव एंड इमोशनल नेचर, जो बहुत ज़्यादा भावुक और नाजुक स्वभाव वाले होते हैं, वो किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग की उनको आदत होती है। किसी ने कुछ बोल दिया, वो बोलने वाला तो बोल के भूल भी गया, लेकिन ये जो भावुक और नाजुक स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो उसके ऊपर सोचता रहेगा। मैंने तो कभी इसको ऐसा नहीं बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे को ये ऐसा क्यों बोला, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। सोच सोच के वो बहुत बड़ा बना देगा, जिसको कहते हैं ना राई का पहाड़। तो इस प्रकार से सोच के बीमारी को भी बड़ा बना देते हैं, जो भावुक और नाजुक स्वभाव वाले लोग होते हैं। तो ये चौथा फैक्टर है जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। चिंता नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं, डर नहीं, भावुक और नाजुक स्वभाव नहीं होना चाहिए। और पांचवी चीज जो है वो है उदासी। उदासी क्या करती है? बीमारी को बढ़ाती है। आयुर्वेद में एक बहुत पुराना ग्रंथ है चरक संहिता, जो आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ है, उसमें ये बात लिखी हुई है, बीमारी रोग बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ है। उदासी जो है ना, वो बीमारी को बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ है। उदासी विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठः। विषाद अर्थात उदासी, ये रोग को बढ़ाने में सबसे बेस्ट है। तो अगर आप बीमार ज़्यादा रहना चाहते हैं तो ज़रूर उदास रहें, और अगर ज़्यादा बीमार नहीं रहना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? उदासी के अपोजिट क्या है? खुशी। तो खुशी का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये 5 चीज़ें भी अगर हमारे अंदर है तो हम अपने आप को मेंटली हेल्दी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। ये 5 चीजें अगर हमारे अंदर है, किसी के अंदर ज्यादा परसेंटेज में होगी, किसी के अंदर कम परसेंटेज में, लेकिन ये 5 चीजें अगर है तो हम अपने आप को मेंटली हेल्दी नहीं कह सकते। तो फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया। तीसरा जो पहलू है वो है सोशल हेल्थ। अब ये सोशल हेल्थ क्या चीज है? सोशल माना समाज, ये तो पता है सभी को। तो सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है? तो समाज बनता है व्यक्तियों से मिलकर, है ना? तो हमारे घर परिवार में, है ना, हमारे संबंध कैसे हैं दूसरों के साथ, जिनके साथ हमें लंबे समय तक रहना होता है, या जहाँ पर हम काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे हमें 12 घंटे 10 घंटे बिताने होते हैं, वहाँ पे हमारे सबके साथ रिलेशंस कैसे हैं? क्योंकि अगर हमारे रिलेशंस ठीक नहीं होंगे तो उसका हमारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। आपको पता है, एक बीमारी के मामले में इंडिया भी नंबर 1 बन चुका है। 2-3 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ये फ्रंट पेज की न्यूज थी कि उस बीमारी के मामले में भारत अभी विश्व की राजधानी बन चुका है। एनी गेस कौन सी बीमारी की मैं बात कर रहा हूं? यस, डायबिटीज। डायबिटीज के मामले में भारत विश्व की राजधानी बन चुका है। हमारे यहाँ डायबिटोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, वो भी मतलब ये बात कह सकते हैं। तो इतने ज़्यादा डायबिटीज के मरीज हैं भारत में, और इसका मुख्य कारण देखा गया वो है संबंधों में तनाव, स्ट्रेस इन रिलेशनशिप्स। जब नज़दीक के संबंध हमारे ठीक नहीं होते हैं, संबंधों में कड़वाहट आती है, तो उसका असर मन के ऊपर आता है, मन में कड़वाहट आती है, और मन की कड़वाहट को दूर करने के लिए वो व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाने लगता है। अब कड़वाहट तो मन में है, मीठा खाने से और ही ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ की बीमारी, चाहे हम बात करें ब्लड प्रेशर आज कितना कॉमन हो गया है। बॉम्बे में तो हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है ना, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स का, उसकी मंथली जो एनुअल मीटिंग होती है, उस एनुअल मीटिंग में सभी ने ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि कोई भी अबव 40 पेशेंट आता है तो उसको एक माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव चालू कर देना। माना इतना कॉमन है कि बॉम्बे में जो रहते हैं तो 40 के आगे पहुंचे माना उसको ब्लड प्रेशर शुरू होना ही है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर, देखो क्या होता है ना कि कुकर होता है ना, कुकर में जो खाना पकाते हैं तो वो जो कुकर में जो भाप बनती है
वो भाप को निकलने के लिए आउटलेट होता है, तो वो सीटी बजती है, हमें पता चलता है 3 सीटी देनी है, 5 सीटी लगानी है, फिर ये पक जाएगा। तो वहां तो चलो प्रेशर निकलने के लिए कोई रास्ता है ना सीटी के रूप में। हमारे शरीर में ऐसा रास्ता नहीं है, तो हमारे शरीर में सीटी कैसे बजती है? ब्लड प्रेशर के रूप में बजती है। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए ये बात भी हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट डिसीज के भी इतने ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था 1960s में 100 में से एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम थी, और अभी जिस तेजी से ये बीमारी बढ़ती जा रही है 100 में से 17 लोगों को ये प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने ये कहा है कि अगर इसी तेजी से ये बीमारी बढ़ती गई तो आने वाले कुछ सालों में ये डबल हो सकती है। मतलब 100 में अगर 34 लोगों को ये प्रॉब्लम हो गई तो 1/3 पॉपुलेशन, माना हर तीसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए, और ये हार्ट डिसीज के मामले में क्या होता है कि ट्रीट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। घर में ही कुछ हो जाता है, थोड़ा सा छाती में दर्द हो जाता है, वहां पे व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि वो गया, टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए पहले से ही अगर हम थोड़ा सा जागरूक हो जाए इसके बारे में और अपने आप को ठीक कर लें तो निश्चित रूप से हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था सामाजिक स्वास्थ्य की। हमारे संबंध जो है वो बिगड़ने का मुख्य कारण क्या रहता है? 2 चीजें रहती हैं, एक है एंगर और दूसरा है ईगो। गुस्से की वजह से संबंध बिगड़ना शुरू होता है, और जो ईगो है, अहंकार है, वो फिर से उसको जुड़ने नहीं देता है। गुस्से से शुरुआत हो जाती है और अहंकार उसको लंबे समय तक बनाए रखता है, उस दूरी को, है ना। तो इसीलिए संबंधों को ठीक रखने के लिए, जैसे ये 2 चीजें बिगाड़ देती है, ऐसे 2 शब्द हैं जो संबंधों को बहुत अच्छा बनाने में हमें हेल्प कर सकते हैं, जिनका हमें बार बार प्रयोग करना चाहिए, जिनके भी हम संपर्क में आते हैं। ये 2 शब्द, पहला शब्द है सॉरी। भले आपकी गलती नहीं भी है, लेकिन संबंध को ठीक रखना है। संबंध को ठीक क्यों रखना है? क्योंकि स्वास्थ्य को ठीक रखना है। तो इसीलिए सॉरी बोलने में कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती है, हम कोई बहुत नीचे नहीं जाते हैं। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य प्रशासिका थी, पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी, वो एक बहुत अच्छी बात कहती थी। वो कहती थी कि संबंधों में अगर आपको हार्मनी चाहिए तो ये बोलो, मैंने हार मानी। मैंने हार मानी तो क्या हो जाएगा? हार्मनी हो जाएगी संबंधों में, है ना। इसी बात को लेकर तो रहता है ना कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जब संबंध बिगड़ते हैं ना, तो भले सामने वाला 70% रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन 20-30% हम भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। थोड़ी ज्यादा गलती उसकी हो सकती है, लेकिन हमारी भी गलती है उसमें, क्योंकि ताली कभी दोनों हाथों से, है ना, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो दोनों पक्ष जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक शब्द है सॉरी और दूसरा शब्द है थैंक यू। थैंक यू। आपके कितने भी करीबी हो, कितने भी नजदीक के हो, हर एक को थैंक यू जरूर बोलो। किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेके मत चलो। कई बार ऐसा होता है, हम जो नजदीक के लोग होते हैं ना, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। हाँ, ये तो क्या है, तूने कौन सी बड़ी बात कर दी, तेरा तो ये फर्ज है, तुमने मेरे लिए किया तो कौन सा बड़ा काम किया। ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, उसका थोड़ा सा महिमा करो, उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है ना। किसको महिमा अच्छी नहीं लगती है? सबको। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। और ये थैंक यू जो शब्द है, ये थैंक यू बोलने से भी हमारे ऊपर भी उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो हमें लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहिए, इस शरीर को भी थैंक यू बोलना चाहिए। ये शरीर हमारा साथ दे रहा है, हम इसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि हार्ट हमारे लिए 24 घंटे काम कर रहा है। ये लीवर, कभी हमने बात की अपने शरीर के अंगों के साथ, कभी उसको कहा कि हे हार्ट, तो मेरे लिए इतना 24 घंटे पंपिंग करने का काम करता है, तेरा बहुत बहुत थैंक्स। हे लीवर,
तो मेरे लिए 24 घंटे ये काम करता रहता है डिटॉक्सिफिकेशन का, डाइजेशन का। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आप करके देखो, इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति है ना। प्रकृति को आप जैसा देखो, पेड़ पौधे हैं वो भी प्रकृति है। प्रकृति को आप जैसा उनको प्रेम से बातचीत करेंगे उनके साथ, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जगदीश चंद्र बोस ने तो ये एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया भी है कि कैसे पेड़ पौधों पर हमारी भावनाओं का असर पड़ता है, तो हमारे शरीर के ऊपर भी हमारी अच्छी भावनाओं का असर पड़ता है। तो इसीलिए ये चीज जो मैं आपको बता रहा था, ये 2 शब्द सॉरी और थैंक यू, इनका काफी ज्यादा प्रमाण में आप उपयोग करिए और आज ये काम करिए। अभी तक अगर ऐसा कोई है, कोई ना कोई तो रहता ही है जिसके साथ हमारा किसी ना किसी वजह से ना कम्युनिकेशन स्विच ऑफ हो गया है, या बहुत समय तक हमने कम्युनिकेट नहीं किया, या कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई। देखो, ये 2 चीजें ना संबंधों को खराब करती है। एक तो है मिस्टर डाउट एंड दूसरी है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग ये दोनों संबंधों को बिगाड़ने का काम करती है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा नजदीक का संबंधी है जिसके साथ हमारी बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन कम हो गया है, तो आज ही ये काम करना कि उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना और अपनी तरफ से कम्युनिकेशन शुरू कर देना, क्योंकि सामने वाला भी वेट कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है, चलो 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, 3 मैसेज करने के बाद फिर एक कॉल कर देना, इतने में तो सामने वाला पिघल ही जाता है, ठीक है ना। तो आजकल तो वैसे इजी हो गया है। तो इस प्रकार से ये संबंधों को ठीक रखना अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सामाजिक स्वास्थ्य की मैंने आपको बात बताई, और सामाजिक स्वास्थ्य के बाद जो चौथे नंबर पे है वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। कई बार लोग सोचते हैं आध्यात्म और स्वास्थ्य का क्या कनेक्शन है, और अध्यात्म से क्या लेते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, माना हम आध्यात्मिक हैं। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिकता और धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म हर एक का अलग अलग हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, लेकिन आध्यात्मिकता सबके लिए समान है, यूनिवर्सल है। आध्यात्मिकता हमें जो सृष्टि के नियम है उनसे परिचित कराती है। जैसे देखिए, हमारे सबके शरीर में जो खून है उसका रंग कैसा है? लाल है ना सभी के, किसी का हरा नहीं है, किसी का और कोई कलर नहीं है। तो आध्यात्मिकता हमें यूनिवर्सल चीजों के बारे में बताती है। जैसे बारिश होती है तो सबके लिए बारिश होती है ना, ऐसा नहीं होता कि आज हिंदुओं के लिए गिरेगी, कल मुसलमानों के लिए गिरेगी। तो जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है, तो ये जो भेदभाव खड़े किए ये इंसानों ने ही खड़े किए हैं, है ना, भगवान ने नहीं किया है ये सब। और भगवान तो सबका एक ही है, कहने में सबने अलग अलग नाम दे दिए, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने और कुछ वाहेगुरु कह दिया, लेकिन है तो वो शक्ति एक ही जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। तो आध्यात्मिकता हमें सच्चाई से रूबरू कराती है, आध्यात्मिकता हमें वास्तविकता की पहचान देती है। देखो, हम सारे दिन भर में ये शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, वहाँ गया, मुझे ये करना है। इसका चाहे तो बोलने में आता है, चाहे तो मन में सोचने में आता है, लेकिन स्वयं की जो सही पहचान है कि मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, ये हमें आध्यात्मिकता से पता चलता है। ये अपनी जो रियलिटी है, अपनी जो वास्तविकता है, और ये सृष्टि के जो सब नियम है, प्रकृति के जो नियम है, ये सारे हमें आध्यात्मिकता से पता चलते हैं। और जब हम इस तरह से समझ लेते हैं तो ही हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। क्योंकि देखिए, वैसे तो ये अगर हम देखें तो जैसे हम अगर एक वृक्ष को सामने लाएं, जैसे आजकल मैंगो का सीजन है ना, अब एक मैंगो का वृक्ष सामने लाइए, तो मैंगो का जो पेड़ है उस पेड़ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे उसका एक तना होता है, फिर कई सारी शाखाएं होती है, फिर वहाँ पे कई सारे आम लगे होते हैं, और फिर नीचे जमीन के नीचे उसकी जड़ें होती हैं। अब
इस पूरे ही पेड़ में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन सा पार्ट होता है? माना लोगों का ध्यान जहां जाता है और लोग चाहते हैं प्राप्त करना, फल। पका हुआ आम है, सोचो तो क्या लगेगा कि वो आम कैसे मुझे मिले, है ना? बहुत अच्छी तरह से पक गया है, येलो रंग का हो गया है ना? तो सबसे पहले ध्यान फल के ऊपर जाता है। लेकिन अगर वास्तविकता हम देखें तो सारा का सारा पेड़ जो है वो किसके बलबूते पे टिका हुआ है? जड़ों की बलबूते। जड़ें दिखाई देती है? नहीं। लेकिन दिखाई नहीं देती इसका मतलब नहीं है ऐसा तो नहीं। तो ऐसी आध्यात्मिकता भी है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है ना वो जड़ है, उन जड़ों के ऊपर सारा खेल टिका हुआ है। वो तना जो है ना, तना वो हमारा मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है। वो शाखाएं जो है ना वो हमारे संबंध है, सामाजिक स्वास्थ्य है। और जो फल है ना जो मीठा मीठा, वो है शारीरिक स्वास्थ्य। तो हम सब चाहते हैं वो मीठा मीठा फल, शारीरिक स्वास्थ्य। लेकिन हम अभी क्या गलती कर रहे हैं? हम मीठा फल चाहते हैं तो हम पानी और खाद फल पे डाल रहे हैं। हम सोचते हैं फल पे पानी और खाद डालने से फल जो है वो अच्छा नरिशमेंट हो जाएगा। लेकिन पानी और खाद कहाँ पे डालना होगा? जड़ों में डालना होगा। और जड़ों के बारे में तो हम जानते ही नहीं। तो इसीलिए उन जड़ों को समझकर उसको ठीक करना, और जब जड़ें ठीक हो जाएंगी तो वो अच्छे से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। हमारा तना जो है, माना हमारा जो मन है, वो भी एकदम क्लीन और क्लियर होना आवश्यक है, साफ होना आवश्यक है। उसमें भी अगर कोई नेगेटिव चीजें भरी हुई है तो वो जो तना है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा, न्यूट्रिएंट्स को उसको वो पहुंचा नहीं पाएगा ऊपर, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसीलिए वो नेगेटिविटी रूपी ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना आवश्यक है। तो हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ जब ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रांचेस को भी, शाखाओं को भी नरिशमेंट मिलेगा, फल तक भी वो नरिशमेंट पहुंचेगा। माना हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ठीक रहने से हमारा सोशल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी बढ़िया रहेगा। पूर्ण स्वास्थ्य का वृक्ष, ठीक है? तो ये चित्र आप जरूर दिमाग में रखना। कल आपको चित्र बना के भी दिखाएंगे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, कैसे कैसे वो, मतलब तो वो चित्र जो है ना वो ज्यादा ब्रेन में याद रहता है, चित्र के रूप में कोई चीज हम देखते हैं, ठीक है? तो ये चारों ही पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अनसीन एस्पेक्ट्स हैं, जो जमीन के नीचे है, जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, जो तना है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे बताया गया है ना कि 90% से ज्यादा बीमारियां कैसी हैं? मन से संबंधित है, उसकी जड़ें मन में है। इसीलिए हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस। तो जब तक उसको जड़ से ठीक नहीं किया जाएगा तब तक परमानेंट क्योर नहीं होगा। ऊपर 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 करने से थोड़े समय के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हम अगर परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो जड़ों को हमें ठीक करना होगा। और आगे आने वाले दिनों में हम इसी बात के ऊपर फोकस रखेंगे। तो अब अगर हमें ये चारों ही प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों पर अटेंशन रखना होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, वो है आहार। हमारा आहार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद में उसको कहा है सबसे बड़ी दवाई। आहार क्या है? सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन हम दवाई की तरह उसको यूज करना जानते नहीं है। इसलिए आज हमारे ऊपर क्या नौबत आ गई? हमें दवाइयों को आहार की तरह खाने की नौबत आ गई। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये ब्लड प्रेशर की गोली, ये डायबिटीज की गोली, ये कोलेस्ट्रॉल की गोली, ये खून को पतला करने की गोली, इतनी सब गोलियां खाने की वजह से जो एसिडिटी होती है उसके लिए ये गोली, और इतनी गोलियां लेने के बाद तो मेरा पेट ही भर जाता है, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मतलब दवाइयों को कैसे खा रहे हैं अभी? आहार की तरह। उसके बजाय हमें कौन सी कला सीखनी है? आहार को दवाई की तरह कैसे यूज करें।
है ना, ये कला आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो आहार की जब हम बात करते हैं ना तो कई सारे गलत फहमियां होती है लोगों में। इसमें से मैं कुछ के ऊपर आपका ध्यान खिंचवाना चाहूंगा। लोग वजन कम करने के लिए शहद को गर्म पानी में डाल के पीते हैं, जो कि गलत प्रथा है, गलत परंपरा है। आपको गर्म पानी में अगर कुछ डालना है तो आप नींबू डाल के ले सकते हो। शहद को किसी भी गर्म चीज के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो स्लो पॉइजन जैसा बन जाता है, एक धीमा जहर, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इसीलिए शहद को किसी भी गर्म चीज के साथ नहीं लेना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज जिसमें बहुत लोग की गलतफहमी ये रहती है कि जैसे ही गर्मी का सीजन आता है ना, लोग दही खाना शुरू करते हैं। आपको आज ये सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन दही जो है साल में 6 महीने नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। और वो 6 महीने कौन से हैं? जिन 6 महीने में सभी लोग खूब दही खाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो गर्मी का समय है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीने, ये 6 महीने में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और बाकी 6 महीने में दही खाना है तो वो दिन में खाना है, रात में दही नहीं खाना चाहिए, है ना, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और दही जो है दिन में भी जब खाना है ना, तो अकेले दही को मत खाओ, उसमें कोई ना कोई चीज मिक्स करके खाओ। या तो उसमें शक्कर मिक्स करके खाओ, या तो उसमें आंवला पाउडर मिक्स करके खाओ, या उसमें थोड़ा सा घी मिक्स करके खाओ। अकेले दही को नहीं खाना है। तो ये एक चीज, क्योंकि दही हमें लगता है कि ठंडा है, इसीलिए हम गर्मी में खाते हैं। दही स्पर्श में शीत है, लेकिन उसकी तासीर गर्म है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बाहर से दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से कुछ अलग होते हैं। तो ऐसे दही का क्या है, बड़ा अच्छा रहा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, हाँ, लेकिन फिर बाद में जाके वो क्या करता है, शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। छाछ फिर भी ठीक है। कैसी छाछ? जो पतली छाछ है, जिसमें से पूरा मक्खन निकला हुआ है, उसको मैं छाछ कहता हूँ। तो वो छाछ फिर भी ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करती है। दिन में भोजन के बाद छाछ जरूर पीनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज बाकी हमें रात में भी छाछ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। पानी के बारे में भी कुछ गलत फहमियाँ हैं। कई बार ऐसा मतलब लोग सुनते हैं किसी से कि इतने लीटर पानी पियो, इतने लीटर पानी पियो। हाँ, गर्मी के दिनों में पियो अच्छे से। 2 जो सीजन्स हैं, जैसे अभी ये चल रहा है ग्रीष्म ऋतु, इसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, ये जो मई और जून, और दूसरा है शरद ऋतु जो सितंबर और अक्टूबर, जैसे कहते हैं ना अक्टूबर हीट। तो ये 4 महीने में अच्छे से पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन बाकी बचे हुए जो महीने हैं उसमें जरूरत के अनुसार ही पानी पीना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अनावश्यक रूप से पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं तो हम अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करते हैं, नहीं पानी पीना अच्छा है सेहत के लिए, इतने ग्लास, उतने ग्लास, इतने लीटर, उतने लीटर। ऐसा नहीं होता है। हर एक की अपनी प्रकृति है, हर एक की अपनी आवश्यकता है, उस अनुसार अंदर से बॉडी डिमांड करती है, और जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। ये रूल आप लिख के रखो, हमारी बॉडी जैसा डिमांड कर रही है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। कोई वात प्रकृति वाला है, कोई पित्त प्रकृति वाला है, कोई कफ प्रकृति वाला है। जो पित्त प्रकृति वाला है उसको तो बहुत प्यास लगेगी, वो तो खूब पानी पिएगा, नेचुरल है। लेकिन उसके जैसा अगर कफ प्रकृति वाला कॉपी करने की कोशिश करेगा, वो बीमार पड़ जाएगा ज्यादा पानी पीने की वजह से।
एक ही छत के नीचे परिवार के कई लोग रहते हैं। एक कहता है कि भाई फैन कम कर, मुझे ठंड लग रही है। दूसरा कहता है मुझे गर्मी हो रही है, फैन बढ़ा दो। अलग अलग प्रकृति। वात प्रकृति वाला होगा उसको ठंड लगेगी, पित्त प्रकृति वाला होगा ना उसको गर्मी होगी। वो कहेगा अजीब है ये, मुझे तो ठंड लग रही है, तुम्हें गर्मी हो रही है। अभी आप ये भेद समझ लेना, इसका रहस्य समझ लेना। इसका रीजन है हर एक की प्रकृति अलग है। तो हमने थोड़ा थोड़ा अपनी प्रकृति को समझना भी सीख लिया ना, तो उस अनुसार हम अगर आहार विहार करना सीखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले कई सालों में मुझे याद ही नहीं कि मुझे बुखार कब आया था, क्योंकि मैंने ये सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू किया, जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। जितना शरीर हमारा अपने आप सिग्नल देता है। भूख के बारे में भी वही है, कितना खाना खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। कोई कहता है 2 बार खाओ, कोई कहता है 3 बार खाओ, कोई कहता है 4 बार खाओ, कोई कहता है बार खाओ। करें तो क्या करें? YouTube का कोई भी वीडियो खोल के देखो, हर एक अपनी अलग राय बता रहा है, तो हम करें तो क्या करें? तो आप तो ये देखो कि अंदर से क्या डिमांड आ रही है, जैसी और जितनी डिमांड आ रही है उतना सप्लाई करो। मार्केट में भी जितनी डिमांड उससे ज्यादा अगर सप्लाई कर दिया, गेहूं की डिमांड कम है मतलब ज्यादा नहीं है और ज्यादा गेहूं आ गया मार्केट में, तो उसके भाव क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे। ऐसे अंदर से डिमांड नहीं है ज्यादा और हमने ज्यादा सप्लाई कर दिया, नहीं मुझे तो रोज इतना खाने का आदत है, तो आदत के अनुसार हमने उतना सप्लाई कर दिया, तो स्वास्थ्य के भाव भी क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। ठीक है? तो इसीलिए ये सिंपल प्रिंसिपल, जैसी और जितनी भूख उतना खाना खाना है हमें, जैसी और जितनी प्यास उतना और वैसा पानी पीना है। जैसा सीजन चेंज होता है, ठंड के दिनों में थोड़ा गुनगुना पानी पीना है और गर्मी के दिनों में ठंडा, लेकिन फ्रिज का पानी अवॉइड करें जहाँ तक हो सके। मटके का पानी फिर भी ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर का डिफरेंस पड़ जाता है ना, तो उसको पचाने में हमारे बॉडी को बहुत मेहनत लगती है। आप अगर बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी पिए उतने समय के लिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन हमारे बॉडी को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उसको पचाने में, और थोड़ा समय के बाद में कोई ना कोई बीमारी का भी कारण बन सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में और जो भी चीज़ हम शरीर में डाल रहे हैं उसमें। ठीक बात है? तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको ये बताया कि जो ज़रूरी था। अभी कल से हम एग्जैक्टली सही समय पे शुरुआत करेंगे, 7 बजे एक्सरसाइज करेंगे शुरू में, और ऐसा एक्सरसाइज है जो बहुत यूजफुल है, बहुत थोड़े समय में आप कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो 7 से 5 मिनट पहले ही सभी पहुंच जाना। एग्जैक्टली 7 बजे हम थोड़ा सा म्यूजिकल एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज आपको बताऊंगा मैं कैसे कैसे, पूरे शरीर का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। और फिर एग्जैक्टली 8:30 बजे सेशन कल का पूरा हो जाएगा। आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।